नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौरभ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो आपके यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम में है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना षष्ठम सोपान और कारक विचार क्या है, कारक विचार पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो षष्ठम सोपान कारक विचार है, आज हम लोग कारक विचार पर जो अगला सूत्र है आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक सूत्र लेकर हम लोग चल रहे हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है अभिनिविशस्य। क्या है, अभिनिविशस्य है सूत्र है। किससे संबंधित सूत्र है, यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। किससे विभक्ति संबंधित है, यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। सूत्र का क्या नाम है, अभिनिविशस्य। क्या है, अभिनिविशस्य। यदि हम क्रम संख्या की बात करें, इसका क्रम संख्या क्या है, तो 1447 है। इसका क्रम संख्या क्या है, 1447 का क्रम संख्या है। अब बात आती है कि अभिनिविशस्य कहता क्या है, सूत्र की व्याख्या क्या है इसका कहता है। आइए देखिए सूत्र की व्याख्या हम लोग देखते हैं। सूत्र की व्याख्या क्या है, कह रहे हैं कि अभि क्या दे रहे हैं, यहाँ पे अभि उपसर्ग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अभि उपसर्ग है और ये नि उपसर्ग है, जैसा कि सूत्र में दिख रहा है। जैसा कि सूत्र में दिख रहा है क्या, अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग, दो उपसर्ग इस सूत्र में दिख रहे हैं। उसी उपसर्ग के बाद एक सूत्र में आया हुआ है विष धातु आया हुआ है। क्या आया हुआ है, विष धातु आया हुआ है। इसका ये तात्पर्य होता है कि विष धातु के बाद क्या आया है, ये विष धातु है। विष धातु के पूर्व में दो उपसर्ग दिए गए हैं। कितने उपसर्ग दिए गए हैं, दो उपसर्ग दिए गए हैं। एक तो दिया गया है अभि और एक दिया गया है नि। दो उपसर्ग विष धातु के पूर्व में प्राप्त हो रहे हैं। अब ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र कहता है कि विष धातु के पूर्व में यदि दोनों उपसर्ग हैं, विष धातु के पूर्व में यदि दोनों उपसर्ग प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन सा उपसर्ग, अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग विष धातु के पूर्व में दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तब विष धातु का जो आधार है, विष धातु का जो आधार है वह कर्म कारक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वह कर्म कारक कहलाएगा। जो विष धातु का जो आधार है, ये आधार क्या कहलाएगा, ये आधार कर्म कारक कहलाएगा। कंडीशन क्या रख रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं कि विष धातु के पूर्व में दो उपसर्ग होना चाहिए और कोई दूसरा उपसर्ग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कंडीशन रखा कि वही दो उपसर्ग, कौन कौन, अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग। यदि दोनों उपसर्ग विष धातु के पूर्व में आते हैं तो विष धातु का जो आधार है वह कर्म कारक कहलाएगा। किंतु यदि विष धातु के पूर्व में कोई एक उपसर्ग यदि प्राप्त हो रहा है, मान लेते हैं कि केवल नि उपसर्ग यदि प्राप्त हो रहा है, नि और विष धातु यदि है, तब विष धातु का जो आधार है वह कर्म कारक नहीं कहलाएगा। वह कर्म कारक नहीं कहलाएगा, तब वह आधार का अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा, अर्थात सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। वहां पर द्वितीया नहीं होगी। फिर करें, यदि मान लेते हैं कि विष धातु के पूर्व में यदि नि को छोड़ देते हैं, अभि उपसर्ग रख लेते हैं, तब कहते हैं उस कंडीशन में भी, क्योंकि कंडीशन है, सूत्र का कंडीशन है कि विष धातु के पूर्व में दोनों उपसर्ग होना चाहिए, एक उपसर्ग नहीं है। यदि हम अभि प्लस विष धातु कर लेंगे तब भी विष धातु का जो आधार है वह कर्म कारक नहीं कहलाएगा, द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। वहां पर आधार का अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर कि विष धातु के पूर्व में दोनों उपसर्ग की अनिवार्यता 100% है। यह दोनों विष धातु के पूर्व में यदि दोनों उपसर्ग हैं, जैसा कि सूत्र कह रहा है कि अभि नि विशस्य, जो सूत्र कह रहा है कि यदि अभि विष क्या धातु के पूर्व में यदि अभि और नि उपसर्ग प्राप्त होता है, तभी क्या विष धातु के आधार को कर्म कारक होगा, अन्यथा कर्म कारक नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखिए इसी पे उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं, कहते हैं सन्मार्गम। क्या दे रहे हैं, सन्मार्गम अभि निविशस्ते। क्या दे रहे हैं, अभि नि
विशस्ते दे रहे हैं। यहां पर देखिए जो विष धातु है, क्या दे रहे हैं, विष धातु है। यह विष धातु के पूर्व में देखिए अभी उपसर्ग लगा है और नी उपसर्ग लगा है, दो उपसर्ग यहां प्राप्त हो रहे हैं विष धातु के पूर्व में। इसी कारण से यहां जो सन्मार्ग है, यहां पे जो सन्मार्ग है, सन्मार्ग में इस जो विष धातु का जो आधार है वह क्या हो जाए, एक कर्म कारक हो गया। सन्मार्ग में जो द्वितीय विभक्ति हुई है, ये दोनों विष धातु के पूर्व में जो उपसर्ग लगा है, इसी कारण से यहां पे सन्मार्ग में द्वितीय विभक्ति हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को यदि हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं यहां पे सन्मार्ग, क्या बना दिए, सन्मार्ग बना दिए। किंतु अब हमको बनाना है निविष्टे। यदि हम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, निविष्टे बना देते हैं कि सन्मार्ग निविष्टे। अब बताइए सन्मार्ग में कौन सी विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति यहां पे लगाना होगा। अभी यहां पर जो द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो रही थी, वह जो विष धातु का जो आधार है वह कर्म कारक हो रहा था, क्योंकि विष धातु के पूर्व में अभी उपसर्ग भी लगा है, नी उपसर्ग लगा है, इसलिए यहां पे सन्मार्गम हो गया, अर्थात कर्म कारक हो गया। किंतु यहां पे जो निविष्टे शब्द है, क्या दे रहे हैं, निविष्टे जो शब्द दे रहे हैं, निविष्टे, इस क्रिया के बाद विष धातु के पूर्व में पहले केवल नी उपसर्ग है। क्या है, नी उपसर्ग है। जब नी उपसर्ग है तो ये जो सन्मार्ग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, अब यहां पे प्रश्न उठता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विष धातु के पूर्व में यदि केवल एक उपसर्ग लगा हो, तब वहां पर क्या हो जाएगा, विष धातु का जो आधार है वो अधिकरण हो जाएगा। विष धातु का जो आधार है वो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। जब अधिकरण कारक हो जाएगा तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, अब बन जाएगा सन्मार्गे। क्या बन जाएगा, सन्मार्गे हो जाएगा, सन्मार्गे निविशते। क्या बन जाएगा, सन्मार्गे निविशते बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसी को यदि हम घुमा देते हैं, दूसरे प्रकार से घुमाते हैं। अब यहां बनाते हैं, क्या अभी है तो हम बना लेते हैं अभी और विशते बना देते हैं। अब यहां पर क्या लिख देते हैं, सन्मार्ग लिख देते हैं, सन्मार्ग हो गया। अब होता है कि इस सन्मार्ग में अब कौन सी विभक्ति होगी, इस सन्मार्ग में कौन सी विभक्ति होगी, तो कह रहे हैं कि यहां पर जो सन्मार्ग में कर्म कारक हुआ, यहां पर कर्म कारक होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो विष धातु है, विष धातु के जो आधार है वो सन्मार्ग है। क्या है, सन्मार्ग, आधार क्या है उसका, सन्मार्ग है। किंतु विष धातु के पूर्व में क्या लगा हुआ, अभी उपसर्ग लगा हुआ है। यह सूत्र कहता है कि अभिनिवेश सूत्र कहता है कि विष धातु के पूर्व में दोनों यदि उपसर्ग प्राप्त होते हैं, अभी और नि, तभी क्या हो जाएगा, विष धातु का जो आधार है वह कर्म कारक होगा, अन्यथा कर्म कारक नहीं होगा। यहां विष धातु के पूर्व में केवल अभी उपसर्ग प्राप्त हो रहा है। कौन सा उपसर्ग प्राप्त हो रहा है, अभी उपसर्ग प्राप्त हो रहा है। इस कारण से ये जो सन्मार्ग है वो विष धातु का जो आधार वो कर्म कारक न होकर के वह अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, वह अधिकरण कारक हो जाएगा। तब जब जैसे ही अधिकरण कारक हो जाएगा, और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, तो हो जाएगा सन्मार्गे। क्या हो जाएगा, सन्मार्गे हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो बन जाएगा सन्मार्गे अभी विशते। अब यहां पर देखिए, यदि आपको वाक्य बनाने के लिए देता है, प्रश्न पूछता है, क्या यहां पर शुद्धि के रूप में देता है कि अधोलिखितेषु कः शुद्ध वाक्यम अस्ति, तो शुद्ध वाक्य में यदि देता है तो अब आपको लिखना दे देगा कि सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्गे अभिविशते, सन्मार्गे निविशते, अधोलिखितेषु कोपि नास्ति, या सर्वेपि, या लिख देते हैं सर्वेपि। अधोलिखितेषु कः शुद्ध वाक्यः, शुद्धम वाक्यः, तो ये तीनों दे देता, नीचे लिखता है अधोलिखितेषु सर्वेषु, सभी, सर्वेषु माने सभी। अब यहां पे जब प्रश्न आता है कि आपको मारना क्या है, देखिए यह भी वाक्य शुद्ध है और यह भी वाक्य शुद्ध है, और अभिनिविष्टे दे देंगे तो वह भी वाक्य शुद्ध है, अर्थात सर्वेश सभी शुद्ध है। किंतु यहीं पर अब वाक्य जब बनाना होगा तो हम बना लेंगे अभिनिविशते। अभी क्या दे देंगे,
अभिनिविशते दे देंगे, अभिनिविशते दे देंगे और यहाँ पे सन्मार्ग, सन्मार्गे लिख देंगे तो यह वाक्य शुद्ध है। यह वाक्य क्या है? यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि विष धातु के पूर्व में दोनों उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे सन्मार्ग होगा, सन्मार्गे नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ पर? आइए नीचे देखते हैं। उसी बात के नीचे व्याख्या कर रहे हैं बाबूराम सक्सेना, करें कि अभी नि साथ साथ न आकर के, साथ साथ न आकर के केवल एक ही आता है। क्या आता है? केवल एक ही आता है, तो वहां द्वितीया नहीं होगी, वहां पर द्वितीया नहीं होगी। वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? वहां सप्तमी हो जाएगी। उसी को बता रहे हैं, निविष्टे यदि सुख शिखा पदेरु, सुख शिखा पदेरु। इस प्रकार से यहाँ पर जो अभिनिविष्टे शब्द दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए केवल एक दिया गया है। क्या दिया गया है? एक दिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो आधार का अधिकरण हो गया, यहाँ पर आपको कर्म कारक नहीं हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है उपान्व ध्यांगवशः। क्या है? उपान्व ध्यांगवशः सूत्र है। यह सूत्र किससे संबंधित है? यह सूत्र द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है सूत्र? द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। क्या सूत्र है? उपान्व ध्यांगवशः सूत्र है। किससे संबंधित है? यह द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र देखते हैं। करें कि यदि वस धातु, यदि वस धातु, कौन से धातु? यदि वस धातु। यहाँ पर देखिए वस धातु, करें यदि वस धातु के पूर्व में, किसके पूर्व में? उप अनु, यहाँ पे उप है, अनु, अधि, अनु और अधि, इसके बाद आ उपसर्ग लगा है। क्या उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग लगा है। अर्थात कुल कितने उपसर्ग हो गए? 4 उपसर्ग हो गए। उप अनु अधि आंग, 4 उपसर्ग हो गए। यहाँ पे 4 उपसर्ग के, ये उपसर्ग किससे के पूर्व में होगा? यह वस धातु। कौन सी धातु? वस धातु। ये जो यहाँ पर वस धातु दिख रही है, ये वस धातु के पूर्व में ये 4 उपसर्ग होंगे। उप अनु अधि और आंग, ये 4 उपसर्ग होंगे वस धातु के पूर्व में। तब कह रहे हैं कि के पूर्व में यदि कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म कहलाता है। क्रिया का आधार क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। यदि आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो, इसमें से कोई यदि उपसर्ग लगा है, अब यहाँ पे कंडीशन पूर्व सूत्र के जैसा कंडीशन नहीं है कि वस धातु के पूर्व में 4 उपसर्ग हों। वस धातु के पूर्व में 4 उपसर्ग, ऐसा कंडीशन नहीं है। 2 उपसर्ग होंगे, ऐसा कंडीशन नहीं है। 3 उपसर्ग हो, ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कोई 4 में से कोई यदि एक उपसर्ग भी प्राप्त होता है तब, ऐसा नहीं कि 2 उपसर्ग जोड़ देना है, ऐसा नहीं कि 3 उपसर्ग जोड़ देना है। वो कह रहे हैं कि कोई उसमें से एक उपसर्ग यदि प्राप्त होता है तब, चारों में से कोई एक यदि उपसर्ग प्राप्त होता है, वस धातु के पूर्व में उप अनु अधि और आंग में से कोई एक उपसर्ग यदि प्राप्त होता है, तो करें वस धातु का जो क्रिया का जो आधार है, किस क्रिया का? वस क्रिया का जो आधार है वह कर्म कारक होता है। क्लियर हो गया कि जो सूत्र है, यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र उपान्व ध्यांगवशः, जिसका क्रम है 1 4, यहाँ पर 48 है। 1 4 48, एक जो क्रम संख्या 1 4 48 है, यह इसके पूर्व वाला जो सूत्र हम पढ़ाए वह 1 4 47 था। दोनों का संपर्क वहां पर कह रहे थे कि विष धातु के पूर्व में 2 उपसर्ग होना चाहिए, किंतु यहां पर कह रहे हैं कि वस धातु के पूर्व में केवल 1 उपसर्ग। यहां पर 4 उपसर्ग की बात कही जा रही है। उप अनु और अधि और आंग, 4 उपसर्ग में से केवल यदि 1 उपसर्ग यदि प्राप्त होता है, 4 उपसर्ग में से केवल 1 उपसर्ग यदि होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 2 उपसर्ग, वस धातु के पूर्व में 2 उपसर्ग हों, वस धातु के पूर्व में 3 उपसर्ग हों, वस धातु के पूर्व में 4 उपसर्ग हों। ऐसा नहीं, केवल वस धातु के पूर्व में 1 उपसर्ग होना चाहिए। यदि उपसर्ग कोई एक लगा हो तो क्रिया का जो आधार है, कौन सी क्रिया? वस क्रिया जो है, ये जो वस क्रिया है, इस क्रिया का आधार कर्म कारक होता है। वस क्रिया जो है, क्रिया का आधार क्या कहलाएगा? वह कर्म कारक कहलाएगा। और आधार है, यदि वो
2-3 लग जाते हैं, उपसर्ग लग जाते हैं, तब एक जो क्रिया का जो आधार है वह कर्मकारक नहीं कहलाएगा, वह कर्मकारक नहीं कहलाएगा। इसी को देखिए उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं देखिए, कर रहे हैं यहाँ पर कि हरि वैकुंठम उपवसति। क्या दे रहे हैं? हरि वैकुंठम उपवसति। यहां पर देखिए वस धातु दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वस धातु दे रहे हैं। वस धातु के पूर्व में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? एक उपसर्ग लगा हुआ है। वह कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग लगा है। जब ऐसा कंडीशन आता है कि वस धातु के पूर्व में केवल एक उपसर्ग है, तब ही वस क्रिया का जो आधार है, वस क्रिया का जो आधार है वो क्या कहलाएगा? वह कर्म कारक कहलाएगा। यदि इसी में हम क्या जोड़ दे देंगे? आ जोड़ देंगे, तब वस क्रिया का आधार कर्म कारक नहीं कहलाएगा। वो किसी कंडीशन में वह क्रिया का जो आधार है वह कर्म कारक नहीं कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। और यदि केवल उपसर्ग हटा देते हैं, केवल वस रहेगा, वस धातु के यदि हम प्रयोग करते हैं, तब क्रिया का आधार क्या कहलाएगा? अधिकरण कहलाएगा। क्रिया का आधार क्या कहलाएगा? अधिकरण कहलाएगा। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है? करें कि हरिहि वैकुंठम अनुवसति। हरिहि वैकुंठम अनुवसति। यहां पे देखिए वस धातु के पूर्व में अनुपसर्ग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अनुपसर्ग दे रहे हैं। इसी कारण वस धातु का जो क्रिया का जो आधार है वो आधार वैकुंठ है। क्या है? वैकुंठ। तो एक कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? ये कर्म कारक हो गया। कर्म कारक होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति, कर्म कारण होने से वैकुंठ में कर्मणि के द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति प्राप्त हो जा रही है। फिर उसी प्रकार दे रहे हैं अधिवसत। देखिए वस धातु है, वस धातु के पूर्व में अधि उपसर्ग लगा है, और अधि उपसर्ग लगने से जो क्रिया का आधार वैकुंठम है वह कर्म कारक हो गया। उसी तरह देखिए आवसति, आ उपसर्ग लग गया यहाँ पे आंग को। यहाँ पर ये जो धातु आंग है, क्या है? आंग उपसर्ग है। आंग में जो एक ग है हट जाता है, आ बचता है। तो यहाँ पे आवसति जो आंग उपसर्ग लगा है, इसके पूर्व में वस धातु का जो क्रिया का आधार है वह वैकुंठ है। वैकुंठ कर्म कारक हो जाता है और कर्म द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 4 उदाहरण आपको है जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो ये उपान्वध्यांगवसा सूत्र का ये 4 उदाहरण आपको सिद्धांत कौमुदी में भी मिलता है और बाबूराम सक्सेना में भी मिलता है। उसी का थोड़ा और नीचे स्पष्ट कर रहे हैं कि परंतु, क्या दे रहे हैं? कर रहे हैं कि परंतु वस धातु के पूर्व, क्या दे रहे हैं? वस धातु के पूर्व, जब अभी जो ऊपर कंडीशन हम बता रहे थे, वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आंग उपसर्ग न होने पर, क्या होने पर? न होने पर, यदि नहीं प्राप्त होता है, वस धातु के पूर्व में ये चारों उपसर्ग में से कोई उपसर्ग नहीं प्राप्त होता है, तो द्वितीया नहीं होती, कर्म कारक नहीं होता है, तब क्रिया का आधार जो है वह अधिकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकरण था, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। वही चीज यहाँ पे देखे दे रहे हैं। वस धातु कोई उपसर्ग नहीं लगा, वस धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तब यहाँ पे जो वैकुंठ है, वस धातु क्रिया का जो आधार है वह जो वैकुंठ, वहाँ पर कर्म कारक न होकर के वो क्या हो गया? वह अधिकरण कारक हो गया। वो क्या हो गया? वह अधिकरण कारक हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो उपान्वध्यांगवसा सूत्र है यह कहता है कि वस धातु के पूर्व में उप अनु अधि और आंग में से कोई एक उपसर्ग होगा, तभी क्रिया का जो आधार वह कर्म कारक कहलाएगा, अन्यथा कर्म कारक नहीं कहलाएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। तो आज हम लोग 2 सूत्रों पर चर्चा किए और अच्छे से आपको हमें लगता है समझ गए होंगे। कोई भी पॉइंट से परीक्षा से हट करके नहीं है। आप घुमा फिरा कर जैसे भी परीक्षा में पूछे आप इसको कर ले जाइएगा, हमें विश्वास है। धन्यवाद।